वेलकम डियर स्टूडेंट। जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर यशवंत सिंह। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखने के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम थांडाइक का सीखने का सिद्धांत इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अधिगम के दो सिद्धांत थे मुख्यतः, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरे संज्ञानवादी सिद्धांत। तो इसी व्यवहारवादी सिद्धांत में हम आज थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन बड़ा मुझे दुख होता है एक बात का कि जब ऑनलाइन क्लास चल रही है तब भी आप लोग सभी लोग वीडियो नहीं देखते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं आप लोग। ऑफलाइन क्लास में तो गोला मारते हैं, चलो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो सब लोग वीडियो देखिए प्लीज, क्योंकि आपका कोर्स इसी तरह पूरा होगा और ये कोरोना इफेक्ट थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा। शायद आपकी ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ना हो सके इस सेशन में। तो आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास को देखें। जहां पर डाउट होता है कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, तो सब लोग फ्री ही बैठे हैं कोरोना काल में, तो कम से कम आप जो आपका सिलेबस पूरा हो रहा है उसको देखते रहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आज से सब लोग वीडियोज को देखेंगे। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज मेरे द्वारा अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम थांडाइक का सीखने का सिद्धांत, थांडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसकी स्टडी करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एडवर्ड थांडाइक हैं, एक महान मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा इनके बारे में। और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग जानवरों पर किए, जिसमें आप ये देख रहे हैं एक बिल्ली है, पिंजड़ा है। इसकी स्टडी भी हम आगे करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जान लें कि एडवर्ड थांडाइक थे कौन। मैंने पहले बताया कि एडवर्ड थांडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 31 अगस्त 1874 विलियम्सबर्ग में हुआ। और इन्होंने पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव डाली। ये अमेरिका की मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन बोर्ड के सदस्य थे। सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। ये फर्स्ट ह्यूमन बिहेवियरिस्ट थे, या आप शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनमें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग मुख्य हैं। और 9 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क में इस कलम के सिपाही का देहांत हो गया। ओके, तो देखते हैं इनका इन्होंने जो आपको सिद्धांत दिया है उसके बारे में स्टडी करते हैं।
थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं और आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि लगभग दसों नाम हैं। तो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कितने नाम हैं। बेसिकली इसे जो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी। थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति, उद्दीपक, स्टिमुलस होता है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दो क्या तीन समझ लीजिए आप। पहले तो स्टिमुलस, स्टिमुलस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। स्टिमुलस यानी उद्दीपक, उद्दीपक, स्टिमुलस और इसके बाद रिस्पॉन्स, ये आर से रिस्पॉन्स है। तो इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को मान लीजिए कि स्टिमुलस कहलाता है आपका गोल, स्टिमुलस होता है गोल या लक्ष्य, और आर होता है एक्टिविटी बाय यू, आपके द्वारा किए गए जो प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो जब हम किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई काम करते हैं, तो कोई हमें लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेस करते हैं, यानी क्रियाएं करते हैं। और इन क्रियाओं को करने में बहुत सारी हम गलत क्रियाएं भी करते हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो कई बार हम सही तरीके से उस रिस्पॉन्स पर नहीं पहुंचते, लेकिन हम करते रहते हैं और उस रिस्पॉन्स तक पहुंच जाते हैं, तो हम उसको सीख लेते हैं। यानी इसे हम कहेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। हम क्या करते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं। उस कोशिश में हमारे सारे मूव जरूरी नहीं है कि सही हो। हम सीधे, क्योंकि हम उस चीज को सीखे नहीं है, तो सटीक उस चीज पर निशाना नहीं लगा देंगे। सपोज आप एक निशानेबाज हो, आप निशाना लगाते हो, तो पहला ही आपका जो तीर है वो निशाने पर नहीं लगेगा, वो दाएं बाएं अगल बगल कहीं ना कहीं लगेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आपका जो स्टिमुलस है, गोल है, गोल पर फोकस करना, आप उस पर फोकस करेंगे और क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। जब आप रिस्पॉन्स करेंगे यानी अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया करते रहेंगे, और एक समय आप देखेंगे कि आप सफल हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, ट्राई किया, बहुत सारी भूल भी की, तो इसे कहते हैं ट्रायल और एरर थ्योरी। इसे थार्नडाइक या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि एस स्टिमुलस है, आर रिस्पॉन्सेस है, और इसको संबंधवाद भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। अब जो ये स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, जब हम किसी चीज को, किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम उस पर एक बॉन्ड बन जाता है, उसमें एक बॉन्ड बन जाता है। माउस से थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो रहा है, ये डी है। तो हम अगर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, तो उससे हमारा एक संबंध बन जाता है, और उस संबंध से हम जल्दी सीखते हैं। तो इसे एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें आपको इतनी चीजें जरूरी है देखना कि एक तो एस स्टिमुलस, आर रिस्पॉन्सेस और बी से बॉन्ड।
ओके, तो ये हमारा मेन थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत था। इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको अभी बहुत सारे नाम आपको बताता हूं इसके कि कितने कितने नाम हैं। आगे, हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा बता दिया करिए, तो आज मैंने थोड़ी सी मेहरबानी की है उन पर। और आप लोग जानते होंगे कि किसने कहा होगा। ओके, चलिए, ये आप देख रहे हैं थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो मैं हिंदी में बता चुका हूं पहले से। थॉर्नडाइक फर्स्ट स्टेटेड द एलिमेंट्स ऑफ हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग इन 1913 दैट कनेक्शंस आर फॉर्म्ड इन द नर्वस सिस्टम। उन्होंने कहा कि नर्वस सिस्टम में कनेक्शंस बनते हैं बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। Stimuli and response. These connections formed are illustrated by the symbols SR, जो मैंने पीछे अभी illustrated किए हैं। SR, S यानी stimulus या stimuli, R for response. Another word used to describe the connections is the word bond, and hence this theory is sometimes called a bond theory of learning. Thorndike has written, "Learning is connecting." थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखना क्या है, संबंध है, कनेक्टिंग है। जब तक हम किसी चीज से कनेक्ट नहीं होंगे हम उसको सीखेंगे नहीं। द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। मैंने पहले बताया। तो इफ यू वांट लर्न समथिंग, you have to try and try. In this phase, you can make many mistakes or errors. Anyway, keep going. And finally, you will get success. This procedure called trial and error theory. SR थ्योरी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो S गोल, R एक्टिविटी बाय U, S और R, S गोल है, R एक्टिविटी बाय U है, और बॉन्ड, ये बीच में बॉन्ड है, is the relationship between goal and activity. Bond is the relationship between goal and activity. In this way, this theory called stimulus response theory or the bond theory or the connectionism theory. Okay, आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के अन्य नाम, अदर नेम्स ऑफ द थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैंने पहले बताया कि बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो अगर आप इतने नामों में से नाम कोई देखते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वही थ्योरी है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी। सीखने का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एफर्ट एंड एरर। आबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। संयोजनवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी। हर्ष व दुख का सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। तो अगर आप देखते हैं आपको इतने नामों में से कोई भी नाम, चाहे आपका थॉर्नडाइक का संबंधवाद, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म आ जाए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आ जाए,
प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आ जाए, ट्रायल एंड लर्निंग, तो ये सब एक ही चीज के नाम हैं। ये जितने हैं ये सब थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के नेम हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आप उस पर कंफ्यूज हों और किसी तरह से कहें कि सर ये तो ये होता है, इसका ये नाम कहाँ से आ गया। तो आपको देखना है कि ये जो 10 नाम हैं ये थार्नडाइक का ही सिद्धांत है और उसी के नाम है ये, और इनको बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आगे देखते हैं, आगे समझाते हैं तो ये सब उसी तरह समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि एस और आर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उसमें हम उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन के साथ अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया। उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाती है तो वो बॉन्ड थ्योरी हो गई, और एक कनेक्शन डेवलप होता है सीखने के बीच तो कनेक्शनिज्म थ्योरी हो गई। तो इस तरीके से आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी अब देखें हम एक्सपेरिमेंट ऑफ थार्नडाइक। थार्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, चूहे, बिल्ली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जानवरों पर। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को आप देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और ये बिल्ली कैसी है, ये बिल्ली भूखी है, ये जो बिल्ली है ये भूखी है, और ये एक पिंजड़े में उसको बंद कर दिया, और ख्याल ये रखा कि ये किसी तरह निकल ना पाए, और उसमें एक लीवर लगा दिया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो लीवर है, इस तरह से लीवर लगा दिया। इस लीवर पर जैसे ही पैर पड़ता था और ये पिंजरा खुल जाता था। और यहां पर मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, सही से इमेज लग रहा है, यहां पर उन्होंने एक कटोरी रख दी या एक पात्र रख दिया, जिसमें उन्होंने एक मछली रख दी, मरी हुई मछली रख दी। तो अब ये बिल्ली क्या कर रही थी, ये बिल्ली इस मछली को देख के जो है, अब मछली यहां पर क्या हो गई, यहां इसका स्टिमुलस हो गई, मछली यहां पर इसका स्टिमुलस हो गई। और अब इस बिल्ली भूखी थी, बिल्ली भूखी है। अब अगर बिल्ली भूखी थी तो क्या करेगी, मछली को देख बिल्ली ने क्या किया, एक्टिविटी करना शुरू कर दिया, यानी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अब आप तो जानते हैं कि बिल्ली, हाँ, और थार्नडाइक ने कहा कि ये जो बिल्ली है ये बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। अगर आप सोचें कि वो बुद्धि लगाएगी कि लीवर है पैर दबा देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले डिनोट किया कि बिल्ली मूर्ख है, वैसे भी जानवर है, उसे नहीं पता कि लीवर दबाने से खुलता है। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, बिल्ली ने बहुत सारी एक्टिविटीज की, रैंडम मूवमेंट्स ऑफ द कैट। बिल्ली ने देखिए यहां पर पहली वाली इमेज में आप देख रहे हैं, हाथ बढ़ा के उसको पकड़ने की कोशिश की तो भोजन नहीं मिल पा रहा है। फिर लेट करके पिंजरा खोलने की कोशिश की, नहीं खुल पा रहा है। फिर बहुत सारी उल्टी सीधी क्रियाएं बिल्ली ने की, और एट लास्ट उसका एक बार जो पैर है वो लीवर पर पड़ गया, और लीवर पर पैर पड़ते ही पिंजरा खुल गया और बिल्ली ने अपना जो भोजन है वो भोजन ग्रहण कर लिया। अब देखिए ट्रायल एंड एरर, इसने क्या किया, ट्राई किया, बार बार कोशिश की, पहले हाथ बाहर निकाला, फिर लेट कर कोशिश की, फिर किसी भी तरह कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हुआ। और एट लास्ट में उसने क्या किया, उसका जो लीवर था, लीवर पर बिल्ली का पैर पड़ गया, और पड़ते ही उसको भोजन मिल गया। ये आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ ये लीवर है, तो यहाँ पर लीवर पर जैसे ही उसका पैर पड़ता है उसको भोजन मिल जाता है। अब देखिए, तो थार्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे, इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी, बहुत सारी चीजों पर प्रयोग किया। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें वही कुछ लिखा हुआ है कि
भोजन उन्होंने पिंजड़े के बाहर रख दिया। बिल्ली घूम घूम कर कई पंजे मारे, लेकिन उसको वो नहीं मिला और अंत में उसका जो एक पंजा था वो लीवर पर पड़ गया, तो उसको भोजन मिल गया। अब दोबारा फिर से थांडाइक ने उस बिल्ली को बंद किया और फिर से भोजन रखा। जब फिर भोजन रखा तो बिल्ली को पहली बार की अपेक्षा कुछ कम समय लगा और वो खोलकर बाहर आ गई और उसने भोजन कर लिया। फिर तीसरे और चौथे प्रयास में भी कम प्रयत्नों में उसको सफलता मिल गई। फिर 3-4 बार उन्होंने बंद किया और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही उन्होंने बिल्ली को बंद किया और बाहर भोजन रखा, बिल्ली ने तुरंत लीवर पर पैर रखा और बाहर आई और भोजन कर लिया। तो अब देखिए यहां पर बिल्ली ने क्या कर लिया, सीख लिया। ये अधिगम का सिद्धांत है। बिल्ली ने यहां पर सीख लिया कि कैसे मुझे भोजन ये करना है। तो भोजन और लीवर के बीच, बिल्ली के बीच एक क्या हुआ, संबंध बन गया। तो इसे हम थार्नडाइक का संबंधवाद कहेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी, और बहुत सारे नाम हैं, आप देख ही रहे हैं कि नाम बहुत सारे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बिल्ली ने भोजन कर लिया। तो यहां ये थ्योरी हमारी है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। बिल्ली ने बार बार कोशिश किया, कोशिश करने के बाद एक बार उसका पैर लीवर पर पड़ गया। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और अंत में बिल्ली एक्यूरेट सीधे सीधे उस पंजे पर ही पैर मारती, लीवर पर ही पैर मारती और बाहर निकल के भोजन कर लेती। अब देखिए इसमें कई और वर्ड हैं जो आपको ध्यान देना है। यहां पर चूंकि भूख की बात है, तो भूख क्या है, एक उद्दीपन ना होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना है, यानी नेचुरल स्टिमुलस है। भूख हमें लगती ही है, या इंटरनल स्टिमुलस है, या इंटरनल एनर्जी फोर्स है, या उसे हम प्राणोदन या प्रोपल्सन भी कह सकते हैं, या चालक, ड्राइवर। आपको पता है सब चीज को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। तो यहां पर भूख ड्राइवर है और जो भोजन की गंध है उसे थार्नडाइक ने उद्दीपक माना है। लेकिन आप जनरली समझ लीजिए कि जो एम होता है वही स्टिमुलस है। तो इस प्रकार का प्रयोग थार्नडाइक ने किया। एक और मनोवैज्ञानिक हैं मैकडूगल, जिन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतना ही उसकी भूलें कम होती जाती हैं और वह सफल क्रिया करना सीख लेता है। तो इसीलिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसको कहते हैं। जितनी बार मनुष्य प्रयत्न करेगा उतनी बार उसकी भूल कम होती जाएगी। ओके, तो ये था हमारा थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। अब थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। इसके सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, देखिए एक एक पॉइंट का विश्लेषण करते हैं। इस विधि से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। बिल्कुल, आप देखते हैं कि इस विधि से सीखने की, जब हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो सीखने की क्रिया फिर सरल हो जाएगी। और लर्निंग बाय डूइंग है, ये करके सीखने पर बल देता है सिद्धांत। दूसरा कह रहा है कि ये सिद्धांत यह जो सिद्धांत है ये करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो अगर हम किसी चीज को करके सीखेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी हमें समझ में आएगी और जल्दी हो जाएगी। और ये सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। चूंकि ये करके सीखने वाला है, तो अगर बच्चा कोई बहुत बड़ा हो गया, समय पर वो नहीं सीख पाया, या कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कम दिमाग का है, तो करके सीखने के ट्रायल एंड एरर से वो बच्चा भी सीख सकता है। उसको बार बार मौका दिया जाएगा उसे करने का। जब शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे को खुद सीखने के मौके दे, जब वो मौके देगा तो वो बार बार उस काम को करेगा और सीख लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा में शुद्ध उच्चारण इसी विधि से आता है। आप देखते हैं कि कोई कोई भाषा कोई शब्द नहीं बोल पाता है,
लेकिन स्पीच थेरेपी होती है, हम बार बार उस चीज का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं, तो भाषा में शुद्ध उच्चारण इसी विधि से आता है, किसी अभ्यास की विधि से ही आता है, लर्निंग बाय डूइंग। क्या ट्रायल एंड एरर, पहले वो क्या करेगा, बोलेगा, वो कुछ गलत होगा और धीरे धीरे एक दिन वो करेक्ट उसको सही प्रोनाउंसिएशन करने लगेगा। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। आप बिल्कुल देखिए, जब आप करते करते किसी चीज में अनुभवी हो जाएंगे, तो उस ज्ञान को आप किसी और, अगर कहीं और परिस्थितियां आती हैं, तो उस ज्ञान को आप उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। लगभग उसी तरह की पोजीशन आ जाए, सपोज आप बाइक चलाते हैं, आपने कभी स्कूटी नहीं चलाई, आप बाइक चलाते हैं, और अब अगर आप स्कूटी देख रहे हैं तो आपने एक्सपीरियंस है आपको कि वाहन कैसे चलाया जाता है, तो आप उसको थोड़ा बहुत देखेंगे, समझेंगे और पूर्व अनुभव का लाभ लेते हुए उस स्कूटी को भी आप ड्राइव कर लेंगे, तो अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस सिद्धांत से धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। पेशेंस और हार्ड वर्क दोनों जो है डेवलप होते हैं यहाँ। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पेशेंस और हार्ड वर्क दोनों डेवलप होते हैं, क्योंकि हम बार बार किसी काम को करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो हम उसमें सफल ना हो जाएं। हम किसी स्टिमुलस के प्रति तब तक रिस्पॉन्स देते हैं जब तक कि हम उसमें सक्सेस ना हो जाए, तो हमें इसके लिए धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियां बनाना आदि सभी इस सिद्धांत के विशेष महत्व है। इस जो भी आप देखते हैं कि इन सब में, साइकिल आप चलाते हैं कैसे, करके सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर, गिरते हैं, वो करते हैं, इसी तरह बाइक सीखते हैं, गणित के क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व करते हैं, पहले रॉन्ग होता है, फिर करते करते फॉर्मूला लर्न करते हैं, फिर आपको आ जाता है। किसी प्रकार की अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो पहले उल्टी सीधी लाइंस आती हैं और अंत में फाइन लाइन बढ़िया आने लगती है और आप बहुत बेहतरीन कोई कलाकृति बना पाते हैं। तो ये सब करके सीखने के कारण होता है। हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में इस सिद्धांत का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, हमेशा करते हैं। हम जब हमें कोई नहीं पता होता है कुछ, तो हम उसको करते करते ही करते हैं। ओके, तो ये था आपका थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। अब कुछ विद्वानों ने थार्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना भी की है, क्रिटिसिज्म ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी। आप जानते हैं कि हर आलोचक हर जगह होते हैं, तो इस सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचनाएं भी की। इस सिद्धांत में कहा गया कि सीखने की गति धीमी धीमी होती है, परंतु जो सफलता प्राप्त होती है वह अचानक से प्राप्त होती है। देखिए, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हमारा ये व्यवहार का सिद्धांत है, बिहेवियरल थ्योरी है, या थार्नडाइक का सिद्धांत है, या मैंने दो सिद्धांत आपको बताए थे, एक तो बिहेवियरल थ्योरी, तो ये व्यवहार का सिद्धांत, और दूसरा बताया था जो कि गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, यानी जो संयोजनवाद का सिद्धांत है या संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है व्यवहार का सिद्धांत है। अब व्यवहारवाद में थार्नडाइक कहते हैं कि सीखने की जो कोई भी व्यक्ति धीमे धीमे ही सीख सकता है, और गेस्टाल्टवादी कहते हैं, जो कि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताया उनके बारे में, कि कोई भी जो परिवर्तन होता है या जो सफलता होती है वो अचानक आती है, हम अचानक सीखते हैं। दूसरा, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में काफी समय लगता है। सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर सीखने में होगा, ये जगह है यहाँ सीखने में। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में काफी समय लगता है।
तो अगर हम प्रयत्न और भूल द्वारा सीखेंगे तो टाइम लगेगा ही हमें। हम प्रयत्न करेंगे, भूल करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे और उस तरह से समय लगता है। तो जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं इसमें टाइम बहुत लगता है और जो है शक्ति और समय दोनों काफी नष्ट होते हैं। अगला, इस सिद्धांत में रटने पर अधिक बल दिया गया है। आलोचक कहते हैं कि इस सिद्धांत पर रटने पर बल दिया गया है, क्योंकि आप बार बार किसी चीज को एक्सरसाइज करते हैं, किसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो रटने पर बल दिया है। फोर्थ, थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में दंड और पुरस्कार दोनों पर बल दिया है। विशेषकर पुरस्कार व सीखने में दंड का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। क्लियर? तो ये आपका थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना है। अब थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कुछ नियम बनाए, जिसे लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी हमने ये पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ लर्निंग, आप लोगों की शुरुआती क्लास में। तो इसी सीखने के सिद्धांत के अनुसार अपने जो प्रयोग किया उन्होंने, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सीखने के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। सीखने का मुख्य नियम यानी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और सीखने का सहायक या गौण नियम सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के मुख्य नियम, इस नियम इसके भी इन्होंने 3 पार्ट में इनको बताया, 3 सब पार्ट, और सीखने के सहायक या गौण नियम ये 5 नियम। मुख्य नियम 3 है और सीखने के सहायक नियम 5 हैं। तो कुल 8 नियम इन्होंने दिए। आगे हम एक एक करके देखते हैं उनको। ये देखिए, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के मुख्य नियम। 3 नियम इसमें है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको प्रभाव का नियम भी कहते हैं और संतोष का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। लेकिन प्रभाव का नियम ज्यादा फेमस है, तो आप लोग प्रभाव का नियम देख सकते हैं। परिणाम का नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये तीनों नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कभी कभी इसको कहते हैं। तो तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, क्या कहता है कि अगर सीखने वाला अगर रेडी हो, एक एक को हम देखते हैं आगे। ये देखिए तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इस नियम के अनुसार यदि कोई बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वो बेहतर सीखेगा, उसकी रेट ऑफ लर्निंग अच्छी होगी। और यदि वो सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो रेट ऑफ लर्निंग कम होगी, वो अच्छे से नहीं सीखेगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो कक्ष में जब भी टीचिंग करता है तो उसको सबसे पहले बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लेना चाहिए। अगर बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो वो बेटर लर्निंग करेंगे, अदरवाइज लर्निंग का रेट कम होगा। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम, लॉ ऑफ मेंटल प्रिपरेशन भी कहा है। ओके, तो ये था तत्परता का नियम। ये आगे बढ़ते हैं, अभ्यास का नियम। आप जनरली भी जानते हैं कि हम किसी चीज पर जितना अभ्यास करेंगे हम उतने ही ज्यादा सफल होंगे। बिना अभ्यास किए हम कोई चीज उतना बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते। जैसे साइकिल पर चढ़ने या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। हमको अगर बहुत बेहतर ड्राइविंग करनी है तो हमें शुरुआत से ही वो ड्राइविंग अच्छी नहीं आ जाएगी। हमें उसके लिए बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास कुशल बनाता है। अभ्यास के 2 उपनियम भी हैं। एक उपयोगिता का नियम, एक अनुपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज।
लॉ ऑफ यूज, अगर जो चीज उपयोग में आती रहेगी वो ज्यादा अच्छे से हम बेहतर तरीके से उसको सीख लेंगे। लॉ ऑफ डिसयूज, अगर हम किसी चीज का यूज नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अभ्यास अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारा ज्ञान जो होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। यानी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। इसे थार्नडाइक ने उपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ यूज कहा है। और बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत हो जाता है या भूल जाता है, तो इसे अनुपयोग का नियम कहा है। क्लियर? तो ये था अभ्यास का नियम। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि किसी कार्य को करते समय सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो छात्र की अभिलाषा बढ़ती है। अगर किसी चीज में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते जाते हैं तो हमारी जो डिजायर है वो बढ़ जाती है, और जिससे रेट ऑफ लर्निंग अच्छी होने लगती है, यानी अधिगम श्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि किसी काम को करते समय नेगेटिव रिजल्ट आता है तो रेट ऑफ लर्निंग कम हो जाती है। इस नियम को संतुष्टि या संतोष का नियम भी कहा जा सकता है। उपलब्धि, अचीवमेंट तथा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन प्रभाव के नियम के अंतर्गत ही आती है। सिंपली आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो देखिए मैथ सॉल्व करने में बहुत मन लगता है, और कब तक लगता है? ये जब तक हमारे आंसर आते रहते हैं तब तक मन करता है कि लगाते रहो, पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो। लेकिन 2-4 बार जब हम क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हैं और आंसर रॉन्ग आता है तो उसको हम फिर अलग करके रख देते हैं। तो यही यहाँ पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते रहेंगे तो हमारी जो डिजायर है वो उस काम को करने के लिए हमें प्रेरित करेगी, यानी मोटिवेशन देगी, और हम वो काम आगे करते रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, यदि हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं उससे तो हमारी रेट ऑफ लर्निंग कम हो जाएगी। क्लियर? ये था प्रभाव का नियम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की, सीखने के सहायक या गौड़ नियम। मैंने पहले आपसे बताया था कि थार्नडाइक ने सीखने के 5 सहायक नियम दिए हैं। मुख्य 3 नियम दिए हैं और सहायक नियम 5 दिए हैं। 1, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इसे लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड भी कह सकते हैं आप लोग। लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड भी कहीं कहीं कहा गया है। मनोवृत्ति का नियम जो होता है, यानी जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सीख पाएंगे। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है सीखने के प्रति तो हम सीखेंगे, अगर हमारा सीखने के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। अभी आगे एक एक करके देखेंगे। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। फोर्थ है अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। एंड फिफ्थ है संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये थार्नडाइक के सीखने के सहायक या गौड़ नियम है, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि 5 हैं। अब एक एक करके हम इनका विश्लेषण करते हैं। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। किसी भी कार्य को करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण। मैंने पहले ही कहा आपसे कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम उस काम को जल्दी सीखेंगे, और अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो हमारी रेट ऑफ लर्निंग स्लो हो जाएगी, अधिगम की दर जो है वो मंद हो जाएगी, अर्थात सीखने में देरी होगी। तो इसे मानसिक मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड भी कहा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस
हमें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं और वो जब तक करते रहते हैं जब तक कि सही अनुक्रिया ना मिल जाए, यानी उसका अच्छा रिस्पॉन्स हमें ना मिल जाए। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी, तो सीखने वाला व्यक्ति यानी अधिगमकर्ता जो लर्नर है, सीखने वाला व्यक्ति बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेगा और अंत में करते करते वो सही रिस्पॉन्स पर पहुंच जाएगा। तो इसे कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थॉर्नडाइक कहते हैं कि यदि हमें किसी सब्जेक्ट को या किसी विषय वस्तु को सीखना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर सीखा जाए। हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हम जल्दी सीख पाएंगे, और अगर हम उसको एज अ होल पूरा सीखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारा मोटिवेशन उसके प्रति कम हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा है, तो लर्निंग का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कहता है कि जब भी हम किसी लर्नर को कुछ सिखाते हैं या लर्नर को कुछ सीखना है तो हम सब्जेक्ट को छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर सीखा जाए तो अधिगम की दर अच्छी होगी। इसे अंश से पूर्ण की ओर, पार्ट टू होल, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्मॉल टू लार्ज का नियम भी कहा जा सकता है। तो ये था आंशिक क्रिया का नियम। आगे देखते हैं अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। इसको लॉ ऑफ सेल्फ एसिमिलेशन भी कहते हैं। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। जैसे पहले मैंने अभी एक उदाहरण लिया था कि आप एक बाइक चलाते हैं, आपके सामने स्कूटी आ गई, तो देखिए लॉ ऑफ एनालॉजी, अनुरूपता, आपने क्या किया, देखा कि ये जो है उसी के जैसी ही है, आपने उससे कंपैरिजन किया, तुलना किया और अपने पूर्व अनुभव का लाभ उठाया और उसका समाधान खोज लिया उस समस्या का। यदि एक और बात, यदि कोई क्रिया जीवन में लंबे समय तक चलती रहे तो वह क्रिया आत्मसात हो जाती है। इसे आत्मसातीकरण का नियम भी कहा जाता है। यानी कोई एक्टिविटी बार बार अगर हम करते रहें तो वो हमारी हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, इसलिए लॉ ऑफ सेल्फ एसिमिलेशन भी कहते हैं। तो वैसे ही हम किसी प्रकार की क्रिया करेंगे तो तुरंत उसको कर लेंगे। एक सिचुएशन में जो ज्ञान होगा वो दूसरी सिचुएशन में भी यूज हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष की स्थिति में बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वो अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सके। हमें ये ध्यान देना है बीइंग अ टीचर कि जब भी हम किन्हीं बच्चों को कुछ पढ़ाएं, नया कुछ सिखाएं, तो ध्यान दें कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है और उसको पूर्व ज्ञान के अनुसार ही उसका काम करें। क्योंकि जब उसका पूर्व ज्ञान जो होगा, जो प्रीवियस नॉलेज होगा, वो आगे वाले नॉलेज को लर्न करने में बहुत काम आएगा, उस नॉलेज को गेन करने में वो बहुत काम आएगा। क्योंकि उस पूर्व ज्ञान से उसको उसका अनुभव है उसको करने का, और अनुभव बोलता है, अनुभव आगे वरीयता देगा। तो ये था अनुरूपता का नियम। आगे देखते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम को सहचर परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप देखें कि आप एक प्रकार की किसी चीज को आपको पढ़ना आता है, ठीक है, सपोज आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़नी आती है, तो आप एक विद्यार्थी हैं 5th क्लास के,
और आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ रहा है, तो अगर आप कहीं भी जाएंगे तो वो भले ही वो 8th क्लास की क्यों ना हो, अगर इंग्लिश आपको दिखेगी तो आप उसको भी पढ़ देंगे। यानी हुआ क्या इसमें कि परिस्थिति वही है, केवल स्वरूप उसका परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, केवल परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, और जो आपका नॉलेज था वो वही है। इंग्लिश पढ़ना आपको आता था, आपने वहां भी पढ़ दिया। यदि अधिगम परिस्थितियों या सर्कमस्टांसेस समान हों, एक जैसी परिस्थितियां हों और अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी किया जा सकता है, अर्थात एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी सीखा जा सकता है, ये संबंधित परिवर्तन का नियम कहता है कि एक इसीलिए शिक्षक को जो पुस्तक पढ़ाते समय, कोर्स कंडक्ट कराते समय कुछ अच्छी आदतों का भी विकास बच्चे में करना चाहिए, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, सच बोलना, ताकि अन्य परिस्थितियों में भी ये ज्ञान काम में आ सके। अगर विद्यालय के समय में बालक में पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, सच्चाई आ गई, अनुशासन आ गया, अच्छे से मेहनत करना आ गया, हार्ड वर्क आ गया, तो ये सब उसको आगे भी बहुत सारी चीजों को सीखने में मदद करेगा। तो ये हमारे सीखने के नियम थे और ये नियम अब फिनिश हो गए हैं। अब सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपोर्टेंस ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग, जो ये रूल्स थॉर्नडाइक ने दिए, इनका शिक्षा में विशेष महत्व है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के लिए जहां उनका सेटिस्फैक्ट्री या संतोषप्रद हो, उनमें तत्परता की स्थिति पैदा की जाए। अगर बच्चा तत्पर रहेगा तो जल्दी सीखेगा, ऐसा न होने से प्रयत्न और परिश्रम व्यर्थ होगा। विद्वानों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व निम्नवत माना है। जो सीखने के नियम हैं उनका अगर एजुकेशनल इंपोर्टेंस हम देखते हैं तो वो हमने 6 पॉइंट्स में लिया है। फर्स्ट इज क्लियरिटी ऑफ एम्स, उद्देश्यों की स्पष्टता। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के जो उद्देश्य हैं वो निश्चित, स्पष्ट एवं जीवनोपयोगी होने चाहिए। अगर हमारे एम्स क्लियर होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारे एम्स क्लियर होंगे कि हमें क्या करना है, क्या सीखना है, तो जल्दी उसमें लर्निंग होगी। दूसरा, टू अवेक एक्सरसाइज, अभ्यास जागृत करना। तो आप देखते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ को बार बार दोहराकर अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि बार बार दोहराकर सीखा गया ज्ञान स्थायी होगा। अनुभव जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है, वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ज्ञान स्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तत्परता जागृत करना, टू अवेक रेडीनेस। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो अधिगम का जो रेट है वो कम होगा। तो शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सीखने के लिए तैयार करे। अगर बच्चा सीखने के लिए जितना प्रिपेयर्ड होगा उतना बेहतर रेट ऑफ लर्निंग होगा। स्वक्रिया पर बल, स्ट्रेस ऑन सेल्फ एक्शन, यानी लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम कोई चीज स्वतः करके सीखते हैं तो उसमें हम बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो छात्र शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों को अधिकतम अवसर प्रदान करें कि वो खुद करके सीख सके। शिक्षक को चाहिए कि वो हमेशा उसको इस प्रकार के अवसर प्रदान करें कि बालक स्वयं सीख सके। एक्सपीरियंस ट्रांसफर, अनुभव स्थानांतरण। अब अनुभव स्थानांतरण यानी एक परिस्थिति में हमने जो चीज सीखी है
कहीं अगर वैसी ही परिस्थिति आ गई तो हम उस ज्ञान का उपयोग कर सकें। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वो हमेशा इस तरह के ज्ञान को उनको कराएं ताकि उनका आगे जाके भी वो ज्ञान कहीं काम आ सके। प्रेरकों का प्रयोग, यूज ऑफ मोटिव्स। आप जानते हैं कि जो मोटिव्स होते हैं वो मोटिवेशंस, अगर कोई भी हम पुरस्कार बच्चों को देते हैं, कोई भी प्रोत्साहन एवं प्रशंसा के द्वारा बच्चे अगर सीखने के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों में उत्साह और मोटिवेशन देते रहें, उनको उत्साहित करते रहें। अगर बच्चे उत्साही होंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे और बच्चों को उत्साही बनाना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। टीचर खुद स्वयं में उत्साही हो और बच्चों को भी उत्साही बनाए। तो ये थे सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व और आज का हमारा ये चैप्टर संपन्न होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें और कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।